सकता हूँ कि आईमेक का जो रूट है वो रूट बन नहीं पाए, है ना, ट्रेड हो नहीं पाए इस चीज़ को, और इजराइल के साथ दोस्ती ना हो पाए अरेबियन कंट्रीज़ को, इस चीज़ को देखते हुए एक पूरी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के बाद एक सीरियस अटैक किया गया इजराइल के ऊपर में। ठीक है, तो ये उससे आपको लिंक्ड दिखता है। जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी अब वैश्विक करेंसी डॉलर नहीं रहेगी। ठीक, दूसरा डी डॉलराइजेशन जैसे ही होगा डी रेडिकलाइजेशन भी होगा। अच्छा। यानी कट्टरता को कम किया जाएगा। अच्छा। अभी इजराइल हमास का युद्ध एक शुरुआत है डी रेडिकलाइजेशन का, यानी कि कट्टरता को आप कम करिए कि इजराइल हमास को पूरी तरह ख़त्म करेगा। और इसके बाद इजराइल, मैंने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया ऐप पे डाला भी था ये, कि इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल हिजबुल्ला युद्ध होगा। ठीक है, हमास यानी गाजा साउथ की तरफ पड़ता है और ये हिजबुल्ला नॉर्थ यानी लेबनान में ये हिजबुल्ला है। तो वहाँ से एक लड़ाई शुरू होगी और फिर यह लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इस रूट को सिक्योर करने के लिए यह युद्ध चल रहा है। अब ये हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर अंशुमान कश्यप, और लेखक भी हैं, विदेशी मामलों के अच्छी जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट हैं। आज इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, आप सभी के बीच साझा करेंगे। जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है और इसके बाद विश्व शक्ति का केंद्र क्या होगा? क्या इससे विश्व में अशांति का दौर आएगा या विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है? तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल और आपके दर्शकों को। तो क्या कहिएगा, ये जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं यहूदी और मुस्लिम समुदाय के बीच हो रहा है, तो क्या कहने का कारण क्या है आपका? इसका क्या कारण हो सकता है इस युद्ध का? देखिए, समुदाय विशेष का तो इसमें मामला बस ठीक है, बेसिक तो है ही वो, लेकिन अगर आप ऐसे देखें कि यह युद्ध हो क्यों रहा है, ठीक है, तो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, ठीक है, जिसमें अरब देश आते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के कुछ बड़े पावर्स जैसे यूएई और सऊदी अरब, इन सब के बीच में एक मध्यस्थता, एक दोस्ती की तरफ एक कदम बढ़ाई जा रही है। अभी आपने G20 में देखा होगा कि एक रूट अनाउंस हुआ है जिसको आईमेक कह रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। ठीक है, जो कि इंडिया के मुंबई से शुरू होकर के समुद्र के रास्ते एक पैनल बना करके यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और जॉर्डन होते हुए यूरोप तक जाएगा। ठीक है, जिसमें व्यापार होगा। यह बिल्कुल सिल्क रूट का एक न्यू मॉडिफाइड फॉर्म है, जो हमारे इतिहास में सिल्क रूट होता था। तो कहने का अर्थ यह है कि जब यह रूट अनाउंस हुआ तो इस रूट में यानी मिडिल ईस्ट में आने वाले कुछ रेडिकल एलिमेंट्स, जिसे हम आतंकवादी संगठन कहते हैं, जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, वहाँ पे एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अच्छा। कि अगर ये रूट अनाउंस होता है तो इजराइल और यूएई और सऊदी अरब, इन सब के बीच में एक जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, ठीक है, तो ये एक फ्रेंडशिप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिक्स हुई जिसमें कुछ कंट्री इन्वॉल्व हैं, जैसे ईरान, ठीक है, और हमास के द्वारा एक अटैक कराया गया। ठीक है, अब क्या पोजिशनिंग होगी, अब क्या ये पूरा मैंने बेसिक आपको बता दिया है। अब इसके पीछे अगर इसके और डीप में जाके इसको हम लोग एनालाइज करें, तो डीप में जाके एनालाइज करने पर हमें यह पता चलता है कि यह जो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यूपी, जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करी। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहाँ के गुंडों को ख़त्म करना पड़ेगा, अपराध मुक्त करना पड़ेगा। सेम चीज़ आईमेक रूट के साथ हो रहा है कि सबसे पहले वहाँ के गुंडों को ख़त्म करो, यानी जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको ख़त्म करना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में एक ही देश है जो ख़त्म कर सकता है, इजराइल। हाँ। ठीक है, तो ये रूट में जितने भी भागीदार हैं वो सारे के सारे आज न कल किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है कि पड़े। ठीक है, अब दिशा क्या होगी इसकी? दिशा यही होगी कि इजराइल हमास को पूरी तरह ख़त्म करेगा और इसके बाद इजराइल, मैंने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया ऐप पे डाला भी था ये, कि इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल हिजबुल्ला युद्ध होगा। ठीक है, हमास यानी गाजा साउथ की तरफ पड़ता है और ये हिजबुल्ला नॉर्थ यानी लेबनान में ये हिजबुल्ला है। तो वहाँ से एक लड़ाई शुरू होगी और फिर यह लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इस रूट को सिक्योर करने के लिए यह युद्ध चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो अलास्का मस्जिद के बारे में बात होता है, जो मुसलमानों का पवित्र जगह है, पवित्र क्या कहते हैं उसको,
धर्मस्थल है, तो कहीं ना कहीं अलास्का मस्जिद का भी एक कारण है युद्ध होने का, क्योंकि यहूदी कहा जाता है, यहूदी हमेशा शासन करते हुए आ रहे हैं मुसलमानों पर, और कहीं ना कहीं उस पूरी जगहों को, लेबनान को एक कब्जा करते हुए आ रहा है इजराइल। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है जो हमारे जैसे आतंकवादी संगठन उग्र हुए हैं, या जो प्लानिंग के तहत जो इतना बड़ा हमला किया गया है इजराइल पर, कहीं ना कहीं इजराइल कहीं युद्ध में क्षति भी पहुंचेगी, कहीं हार भी जाए युद्ध में और हमास कब्जा कर ले, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। देखिए, अफगानिस्तान पूरी तरह से अलग मामला है। यहाँ पे इजराइल और हमास की जो बात है, हमास रेगुलर अटैक करता रहता है। जैसे आप हमारे कश्मीर में देखिए, हमारे कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा सप्लाइड आतंकवादी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इस बार पूरी प्लानिंग के तहत बहुत बड़ा हमला किया गया है। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि आईएमएफ का जो रूट है, वो रूट बन नहीं पाए, है ना, ट्रेड हो नहीं पाए इस चीज़ को, और इजराइल के साथ दोस्ती ना हो पाए अरेबियन कंट्रीज़ को, इस चीज़ को देखते हुए एक पूरी प्लानिंग की गई, और उस प्लानिंग के बाद एक सीरियस अटैक किया गया इजराइल के ऊपर में। ठीक है, तो ये उससे आपको लिंक्ड दिखता है। अब सेम हमारे कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है। हाँ, मैं ये आज भी प्रेडिक्शन करता हूँ कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हमें कश्मीर में भी देखने को मिले। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स है। तो अभी आप ये देखिए ना, हम जरा बेसिक में चलते हैं। ग्लोबल डीप स्टेट, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बात करा था, ग्लोबल डीप स्टेट में 85% लोग ज्यूस हैं, यानी यहूदी हैं। तो अब आप समझ, ग्लोबल डीप स्टेट पूरी दुनिया को चलाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं चलाता। ऐसे होंगे जो ग्लोबल डीप स्टेट को नहीं जानते, उसको आप हिंदी में करने का प्रयास कीजिए। देखिए, अभी विश्व की शक्ति अमेरिका है। अमेरिका को कौन चला रहा है? वहाँ का ना प्रेसिडेंट चला रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन चलाता है। अमेरिका को वहाँ का डीप स्टेट चलाता है। अब डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट उद्योगपतियों का एक समूह है। वो अमेरिका के, चाहे वो डिफेंस के उद्योगपति हो या नॉर्मल जो इंडस्ट्रियल उद्योगपति हो उसके, ठीक है। तो इन सबों का एक ग्रुप है जिसमें कि 85% यहूदी धर्म के लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या करा, काफ़ी टाइम से इनका अपना एक डीप स्टेट का सर्कल है, और यही डीप स्टेट डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा। अब देखिए, अब पूरी तरीके से पावर शिफ्टिंग हो रहा है। अच्छा। ठीक है, जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी अब वैश्विक करेंसी डॉलर नहीं रहेगी। ठीक, दूसरा, डी डॉलराइजेशन जैसे ही होगा, डी रेडिकलाइजेशन भी होगा। अच्छा। यानी कट्टरता को कम किया जाएगा। अच्छा। अभी इजराइल हमास का युद्ध एक शुरुआत है डी रेडिकलाइजेशन का, यानी कि कट्टरता को आप कम करिए। 1971 में जब ओपेक डील हुआ था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के बीच में, तो उस वक्त यह नियम लगाया गया था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कि आप जो भी तेल बेचेंगे वो डॉलर में ही बेचेंगे। तो उस वक्त तेल की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, तो अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, वो अपने आप वैश्विक करेंसी बन गई। ठीक है, और यह क्यों किया गया? इसके साथ साथ रेडिकलाइजेशन भी किया गया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि यूएई या अरब के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे और एडवांस करके अमेरिका को वहाँ से साइड करके खुद ही कंट्रोल करे, वो ये नहीं चाहता था। इसलिए उसने रेडिकलाइजेशन डाला वहाँ पे। अच्छा। कि ताकि लोग मूर्खी रहे और ऊँट पे ही बैठे रहे। अच्छा। ये अमेरिका का पूरा जियो पॉलिटिकल गेम था। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए, चूंकि अब अमेरिका पैक्ड करेंसी वर्ल्ड से अब बाहर आ चुका है, पैक्ड करेंसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक और बात बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को जो सीएस कर रहे हैं या आईटी सेक्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ये आप कम से कम इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि जैसे ही आपको डी डॉलराइजेशन होगा तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि डॉलराइजेशन के साथ आईटी सेक्टर आया था। ठीक, अब डी डॉलराइजेशन होगा तो आईटी सेक्टर को सबसे बड़ा सेटबैक लगने वाला है। ठीक है, और कौन कौन से सेक्टर अभी आने वाले हैं? तो एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, अब ये राइज करेंगे। अच्छा। अब जियोपॉलिटिकल गेम देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझा देता हूँ। आतंकवादियों को ख़त्म करना है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों या पाकिस्तान के अंदर के आतंकवादी हों। ठीक, चाहे वो विश्व में कहीं के आतंकवादी हों, पूरी तरीके से रेडिकलाइजेशन को ख़त्म किया जाएगा। देखिए, दुनिया में ना दो ही मतलब सत्य दो ही है, अगर देशों की बात करें तो इजराइल और भारत। ठीक, क्योंकि इजराइल की जो धरती है वहाँ से दो धर्म निकले, और भारत की धरती तो धर्मों का ही संग्रह है, केंद्र है, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। तो वही चीज़ है, तो दुनिया को भी अब यही चलाएंगे। अच्छा। आगे भविष्य में दुनिया को भी अब यही दो देश चलाने वाले। जैसा कि इस युद्ध में दो समूह बंटे हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज जो हैं हमास के साथ हैं। तो कहा जाए, जैसे यूएई देखा आपने, यूएई अभी इजराइल के साथ है, यूएई को देखा जाए पूरा स्टैंड उसका इजराइल के साथ है। तो इसमें भारत की क्या भूमिका होगी आने वाले समय में इस युद्ध में?
भारत की क्या भूमिका होगी? मोदी जी ने जैसा कहा कि यह युद्ध का दौर नहीं है। भारत अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज अ विश्व मित्र, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट के अंडर में, एक लीडरशिप में आप कह सकते हैं। अच्छा। विश्व मित्र के रूप में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए अमेरिका का क्या तरीका था काम करने का। अमेरिका को कहीं तेल दिखा, जैसे सद्दाम हुसैन की बात लेते हैं, उन्होंने कोई बम नहीं बनाया था, अमेरिका को वहाँ तेल दिख रहा था, उसने गलत पूरा नैरेटिव बना के, जिसको 4th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, नैरेटिव बना के उसने सद्दाम हुसैन को मारा, इराक को इन्वेड किया, वहाँ पे बस तेल। ये अमेरिका का था कि मुझे जो चाहिए सो चाहिए। अमेरिका का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। अभी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। अब चलते हैं चाइना पे। कुछ दिन के लिए एक बेचारे हमारे चाइना आए थे जो कुछ दिन के पावर थे, ठीक है, तो वो आए। चाइना का क्या था कि आपके यहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा भी हमारा, लेबर भी हमारा, इंडस्ट्री भी हमारी, सब चीज़ हमारा, ठीक। इंडिया का क्या रोल है वैश्विक स्तर पे? आपका देश, आप बताओ आपको क्या चाहिए। अच्छा, ये है इंडिया का रोल, ये है मोदी जी के लीडरशिप। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया का यही रोड मैप है कि अभी विश्व अभी युद्ध में ना बटे और विकास की तरफ आगे बढ़े। तो ये जो युद्ध का हो रहा है, इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे और क्या लगता है इस युद्ध के बाद विश्व शक्ति का केंद्र कौन कौन से देश हो सकते हैं? देखिए इस युद्ध के बाद स्पष्ट तौर से एक चीज़ होनी है कि पूरी तरीके से कट्टरता यानी रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाएगा। क्या इस युद्ध से पूरे विश्व में जो आतंकवादी संगठन को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा? प्रयास नहीं, खत्म ही किया जाएगा। अच्छा, उस पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विश्व की जो शक्ति केंद्र अभी अमेरिका है, ठीक है, वो शिफ्ट करेगा। अब कई शक्ति केंद्र आएंगे जिसमें भारत सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। बहुत शॉर्ट आंसर कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। कुछ सेक्टर्स डाउन होंगे, कुछ सेक्टर्स अप होंगे। आईटी सेक्टर डाउन हो सकते हैं, आईटी सेक्टर डाउन हो सकते हैं, और फूड प्रोसेसिंग हायर सेक्टर हाई हो सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये देखिए यूएई और सऊदी अरब में भगवत गीता, रामायण ये सब पढ़ाया जा रहा है। क्यों? कट्टरता को कम करने के लिए, योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर 10-12 किलोमीटर पे एक मंदिर खोले जा रहे हैं। क्यों? कट्टरता को कम करने के लिए। तो जहाँ से इस्लाम, मतलब जो कट्टरता है, इस्लाम नहीं कह सकते, कट्टरता का जो उद्गम हुआ है, वो वहाँ से कट्टरता को पहले ख़त्म करना है। अच्छा। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कोई बुरा है कोई अच्छा है, सब अच्छे हैं सब बुरे हैं, ठीक है, लेकिन आप कट्टरता को कम करना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत वहाँ से होगी। अब आते हैं पाकिस्तान पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि पाकिस्तान के बारे में भी कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे किसी तरह का, जिस तरीके से अभी वहाँ बेरोजगारी और भूखमरी हो गई है, तो लोग इंडिया में आ सकते हैं, है ना, बॉर्डर्स को तोड़ के, जैसे इमिग्रेशन होता है, हाँ, तो आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसकी भी तैयारी हो चुकी है। अच्छा। इसकी क्या तैयारी हुई है? इसकी तैयारी यह है कि इंडिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में एक समझौता, अनऑफिशियल आप कह सकते हैं, एक समझौता है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा। एग्रीकल्चर के फील्ड में, अच्छा, फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने अंडर में ली है। पाकिस्तान का पूरा एजुकेशन सिलेबस बदला जा रहा है, ठीक है। यूएई ने अभी, सऊदी अरबिया ने अभी $1 अरब दिया है पाकिस्तान को, इस शर्त पे कि आपको रेडिकलाइजेशन को डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान का क्या भविष्य हो सकता है? पाकिस्तान का भविष्य हो सकता है पाकिस्तानी पंजाब, क्योंकि केपीके तो ऑलरेडी टीटीपी के कंट्रोल में है। नीचे आई है सिंध, जो कि शायद 20-30 साल और रह जाए पाकिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान शायद 5-6 साल और रह जाए, उसके बाद तो टूटना है। अब आगे इंडिया का क्या फ्यूचर होगा? इंडिया का फ्यूचर पे बात करें, अभी 2 से 3 दिन पहले एक मूडी करके एक बहुत बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने भारत की जीडीपी को $7 to $10 ट्रिलियन के बीच में बताया है 2030 तक। अच्छा। अब आप बताइए कि कोई एक ऐसी कंट्री जिसकी जीडीपी $7 to $10 ट्रिलियन पे है, उसका क्या ग्लोबल स्टेचर होगा? आज इंडिया अभी $4 ट्रिलियन पे पहुंचा है लगभग, तब देखिए ग्लोबल स्टेचर क्या है। दूसरी चीज़, हमारा जो एथिक्स है, हमारा जो सनातन एथिक्स है, और दूसरी चीज़ वामपंथी इकोनॉमिक मॉडल, विल स्मिथ का कैपिटलिज्म जो कि अमेरिका फॉलो करता है, ठीक है, वो मॉडल, उसके बाद समाजवाद का मॉडल, ये सारे फेल हो चुके हैं। अब कौन सा इकोनॉमिक मॉडल आने वाला है? सनातन इकोनॉमिक मॉडल। अच्छा। सनातन इकोनॉमिक मॉडल को किसने दिया था?
मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने। जब इंडिया में आप ये देखिए, जो भी स्टूडेंट्स होंगे बेसिक्स फाउंडेशंस क्लासेस के, उनको ये पढ़ाया गया होगा कि कुछ साल पहले स्टार्टिंग हुई एग्रीकल्चर की, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को हुआ, यानी कि गाय को पालना, उनका दूध ले, या आप देखिए कनेक्ट करिए वहाँ से। इसकी शुरुआत आफ्टर महाभारत एरा शुरू हुई थी, ठीक है, वह कृष्णा से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। अब क्या फोकस किया जा रहा है? फिर से एग्रीकल्चर पे फोकस किया जा रहा है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फिर फूड प्रोसेसिंग पे फोकस किया जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, गेहूं का खपत घट गया। अभी चावल की खपत पूरे दुनिया में सबसे, मतलब भारत अभी सप्लाई कर रहा है लगभग 7 देशों को। अच्छा। अभी रिसेंटली, यानी कि चावल कम है, यानी अनाज, यानी जो खाने की चीज़ें हैं वो कम होते चली जा रही हैं, ठीक है। तो अब उस तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो अब इस क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि भारत की लैंड कितनी फर्टाइल है एग्रीकल्चर को लेकर के। कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चला है? नहीं, विश्व गुरु की बात ही नहीं है। अच्छा। भारत का इंटरेस्ट ही नहीं है विश्व गुरु बनने में। भारत का इंटरेस्ट है विश्व मित्र बनने में। यह समय मित्रता का है, ना गुरु बनने का, ना पावर बनने का। अच्छा। ठीक है, कृष्ण कहते हैं कि ना गुरु बनिए, ना पावर बनिए, मित्र बनिए, सिंपल। तो जैसा कि आपने तमाम बातों पर अपनी प्रकाश डाला है कि जो युद्ध है, कहीं ना कहीं एक रूप से देखा जाए तो कट्टरता को कम करना है। जो भी आतंकवादी संगठन है, कट्टरता फैलाते हैं, उग्रवाद फैलाते हैं और देश में अशांति का माहौल पैदा करते हैं, तो शायद विश्व में भी हो, तो कहीं ना कहीं कट्टरता को कम करना है। इस युद्ध के बाद भारत और अन्य नई शक्तियाँ सामने उभर के आएंगी। अमेरिका थोड़ा डाउन होगा और फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बूम होगा और आईटी सेक्टर थोड़ा डाउन होगा। तो कहीं ना कहीं रूप से आपने पूरी बेहतर तरीके से दर्शकों को बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर अपना बात रखने के लिए और पूरे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ थे डॉक्टर अंशुमान कश्यप, भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश स्वास्थ्य संयोजक हैं, लेकिन उससे भी हम ज़्यादा बताया आपको, ये विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं। आज से नहीं, कई वर्षों से विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं, जानकारी रखते हैं और बेहतर समझ है और लोगों को बेहतर समझ से जानकारियाँ देते हुए आ रहे हैं। लेखक भी हैं, कई सारी किताबें भी लिख चुके हैं और तमाम इन्होंने जो बातें आपको रखी है, आपको सुननी चाहिए। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसको शेयर की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे को इन्होंने बताया कि भारत विश्व मित्र बनेगा, सभी लोग जाने, क्योंकि आप लोग अगर जानिएगा, जानकारी प्राप्त कीजिएगा, तभी कहीं आप बोल सकते हैं, अपने भारत को प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए आप कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं तो अपने भारत का जो सोच है, भारत का जो आगे का विजन है, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो खैर, इस वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।